वॉल्यूम है विलाई सिस्टम का। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इधर की तरफ ये हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड, नाम लिखा हुआ है, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर कितनी ओपनिंग, 3 ओपनिंग हो गया। एक तो क्या है अम्बिलिकल वेन, और दो क्या है अम्बिलिकल आर्टरी। इनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा अपन ने। अम्बिलिकल वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 80% ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये अम्बिलिकल वेन कैरी करती है। अम्बिलिकल आर्टरीज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अम्बिलिकल आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सैचुरेशन कितना पड़ा था इसका, 50 से 60% पड़ा था। फिर ये एमनियन लेयर हो गई, कौन सी हो गई ये, एमनियन वाली लेयर हो गई। ये अंदर की तरफ कौन सी हो गई, कॉरियन वाली लेयर हो गई। ये विलाई अम्बिलिकल कॉर्ड और अम्बिलिकल वेन वाला पार्ट हो गया। रेड वाला अम्बिलिकल वेन, रेड मीन्स ऑक्सीजनेटेड। ब्लू वाला अम्बिलिकल आर्टरी, ब्लू का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड CO2। फिर ये आ गया प्लेसेंटा के अंदर, ये विलाई सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये सारा विलाई सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके अंदर। फिर इधर की तरफ ये मैटरनल पार्ट, ये देखो इधर लिखा हुआ है मैटरनल वेन्यूल्स, और ये हो गया मैटरनल आर्टरीज। रिवाइज करते हैं, हमने पढ़ा था कि मदर से प्लेसेंटा में ब्लड कौन लेके आएगा, यूटेराइन आर्टरी। कौन लेके आएगा, यूटेराइन आर्टरी। तो यहाँ पर रेड कलर की है दिस वन, ये है यूटेराइन आर्टरी, और ये हो गया यूटेराइन वेन। और स्पाइरल आर्टरी और स्पाइरल वेन भी मेंशन हो सकता है। ये जो रेड वाली है यूटेराइन आर्टरी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ट्रांसफर कर रही है, अब ये वाला जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये खाली वाला स्पेस रेड वाला, दिस स्पेस जो लाइनें ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लैक कलर की, और ये रेड वाला स्पेस दिख रहा है, दिस स्पेस इज इंटरविलस स्पेस। हाँ सर पढ़ा था अपन ने, इंटरविलस स्पेस। इंटरविलस स्पेस में कौन सा ब्लड आएगा, मैटरनल ब्लड आएगा। कितना वॉल्यूम रहता है इसका, 150 वॉल्यूम रहता है। ये जो बाकी ब्रांचेस दिख रही है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये ब्रांचेस दिख रही है, दिस इज विलाई सिस्टम। कौन सा है ये, विलाई सिस्टम। इसमें भी आपको दो कलर की चीजें दिख रही है, विलाई सिस्टम के अंदर भी आपको दो कलर की चीजें दिख रही है। रेड वाला ये हो गया अम्बिलिकल वेन का, और ब्लू वाला कौन सा हो गया, अम्बिलिकल आर्टरी का हो गया। अम्बिलिकल वेन तो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाएगी किसको, फीटस को। और ये ब्लू वाला जो है वो CO2 वाला ब्लड लेके आएगी, कहाँ से, फीटस से लेके आएगी, और किधर ट्रांसफर करेगी, मदर के अंदर। तो पहले ये रेड वाला फॉलो करते हैं अपन, आपको एरो फॉलो करना है। ये रेड वाला, रेड यूटेराइन आर्टरी, मैटरनल आर्टीरियोल्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई कहाँ पर, इंटरविलस स्पेस में। इंटरविलस स्पेस से केवल ऑक्सीजन निकल के जाएगा किसके अंदर, अम्बिलिकल वेन, विलाई सिस्टम। विलाई सिस्टम में अम्बिलिकल वेन, रेड वाले को फॉलो करना है, अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड चला गया, हमने पढ़ा था कि केवल ऑक्सीजन जाएगी ब्लड नहीं जाएगा। तो यहाँ से मदर से इंटरविलस स्पेस से ऑक्सीजन निकल के किस में आ गई, विलाई सिस्टम में। कौन से मेथड से, सिंपल डिफ्यूजन मेथड के द्वारा ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये अम्बिलिकल वेन, विलाई सिस्टम, अम्बिलिकल वेन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में लेके जा रहा है, फीटस के अंदर। क्या लेके जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये फीटस में चला गया। फिर फीटस से CO2 वाला ब्लड कौन लेके आएगा, फीटस से CO2 वाला ब्लड ये लेके आएंगे कौन, अम्बिलिकल आर्टरीज। ये नंबर में कितनी है, दो, ये ड्रॉ कर रखी है दो। ये अम्बिलिकल आर्टरीज, ये CO2 वाला ब्लड लेके आएगी। CO2 वाला ब्लड ये अम्बिलिकल आर्टरी लेके आई, अम्बिलिकल आर्टरी CO2। ये CO2 वाला ब्लड यहाँ से निकल के किस में चला गया, इंटरविलस स्पेस। इंटरविलस स्पेस से निकल के ये CO2 वाला ब्लड किस में जाएगा, यूटेराइन वेन। ये लिखा हुआ है मैटरनल वेन्यूल्स, यूटेराइन वेन। और यूटेराइन वेन किस में जाके ओपन होगी, इलियक में, और इलियक से इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरह से ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफर होता है। ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, और इसका डायग्राम है, क्रॉस सेक्शन व्यू है। इधर की तरफ है ये, इधर की तरफ ये वाला पार्ट, दिस इज मैटरनल पार्ट। और मैटरनल पार्ट कौन सा वाला हो गया, डेसिडुआ वाला हो गया। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन मदर से भी होता है और फीटस से भी होता है। मैटरनल पार्ट कौन सा पड़ा था, डेसिडुआ बेसिलिस। और फीटल पार्ट कौन सा पड़ा था, दैट इज कोरियन फ्रंडोसम पड़ा था। क्लियर है। तो ये है इंटरविलस स्पेस, ये है विलाई सिस्टम। विलाई सिस्टम किससे मिलकर के बना है, विलाई सिस्टम मिलके बना है अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी से मिलकर के। रेड वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंडिकेट कर रहा है, और ये ब्लू वाला जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा, यूटेराइन वेन। और यूटेराइन वेन किसको लेके जाएगी, मैटरनल सर्कुलेशन को लेके जाएगी। इस टाइप से अरेंजमेंट रहता है। अब इधर की तरफ देखना है, ब्लैक कलर से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस वन, ये है कोरियन। कौन सी स्ट्रक्चर हो गई है, कोरियन, दिस इज कोरियन।
ये कॉरियन हो गया। कॉरियन डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है, इस ब्लड के, यहाँ पर ब्लड है, इंटरविलस स्पेस है ये सारा, और इस इंटरविलस स्पेस में किसका ब्लड है, मैटरनल ब्लड है। तो कॉरियन डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में, मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में है। हाँ सर ये लाइन तो पढ़ा था अपन ने, कॉरियन इज इन डायरेक्टली कांटेक्ट विथ मैटरनल ब्लड, दैट इज हीमोकॉरियन, पढ़ा था अपन ने। और हीमोकॉरियन क्या पढ़ा था सर, प्लेसेंटा की 3 विशेषताएं होती है, उसमें से एक विशेषता है हीमोकॉरियन। एक अपन ने पढ़ा था डिस्कॉइड, दूसरा पढ़ा था हीमोकॉरियन, और तीसरा पढ़ा था डेसिडुएट। तो ये जो कॉरियन लेयर है, ये कॉरियन लेयर डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है, मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हीमोकॉरियन। इधर की तरफ ये बाहर वाली ये कौन सी हो गई, एमनियन, और ये अंदर वाली कौन सी हो गई, कॉरियन। क्या है ये, फीटल मेम्ब्रेन, इनर इज एमनियन, आउटर इज कॉरियन। आउटर का मतलब किधर की तरफ है, इंटरविलस स्पेस डेसिडुआ की तरफ, इनर का मतलब किधर की तरफ है, फीटस की तरफ, इधर अपना फीटस है, और ये हो गई एमनियन, तो इनर वाली कौन सी हो गई, एमनियन हो गई। तो ये क्रॉस सेक्शन व्यू है किसका, प्लेसेंटा का। फिर अपन ने पढ़ा था प्लेसेंटा की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, हाँ सर प्लेसेंटा की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोटिलेडॉन कहलाती है, पढ़ा था अपन ने। कोटिलेडॉन का ही दूसरा नाम पढ़ा था प्लेसेंटोम। और अपन ने पढ़ा था कि एक प्लेसेंटा में कितनी विलाई होती है, तो ह्यूमन प्लेसेंटा में 60 नंबर ऑफ स्टेम विलाई होती है, 60 स्टेम विलाई मिल करके प्लेसेंटा बनता है। फिर अपन ने पढ़ा था कि 3 से 4 विलाई मिल करके क्या बनता है, कोटिलेडॉन। तो प्लेसेंटा की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई अपन ने पढ़ा था कोटिलेडॉन, इसी को अपन ने बोला था प्लेसेंटोम। कोटिलेडॉन कितने विलाई से मिलकर के बनता है, पढ़ा था अपन ने 3 to 4 विलाई मिलकर के एक कोटिलेडॉन बनाती है। कोटिलेडॉन कितने होते हैं प्लेसेंटा में, 15 से लेकर के 29। विलाई कितनी थी, 60 स्टेम विलाई, ये अपन ने सारा प्रीवियसली पढ़ा था। तो 60 स्टेम विलाई, 3 से 4 विलाई मिलकर के क्या बनाती है, कोटिलेडॉन। कोटिलेडॉन ये जो आपको दिख रहे हैं, ये इस टाइप से ये पाउच दिख रहा है, यही कोटिलेडॉन है। और आप देख सकते हैं आराम से कोटिलेडॉन किससे मिल करके बना है, विलाई सिस्टम से मिलके बना है। एक कोटिलेडॉन में 3 से 4 स्टेम विलाई। इस तरह के कितने कोटिलेडॉन प्लेसेंटा के अंदर हो सकते हैं, 15 से लेकर के 29 तक हो सकते हैं। तो एक कोटिलेडॉन ये, दूसरा ये, तीसरा ये कोटिलेडॉन, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, एक तरह से ये इस टाइप से मेंशन कर रखे हैं। तो ऐसे ही प्लेसेंटा में कितने कोटिलेडॉन तक मिल सकते हैं, 15 से लेकर के 29। कोटिलेडॉन किससे मिलकर के बने, स्टेम विलाई से, टोटल स्टेम विलाई 60। एक कोटिलेडॉन में कितनी, 3 से 4। तो ये सारा अपन ने पढ़ा था, और ये उसका डायग्रामेटिक व्यू है। तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेसेंटा, और इस टाइप से अरेंजमेंट होता है। और CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसफर किसके थ्रू होगा, प्लेसेंटा के थ्रू। इंटरविलस स्पेस में कौन सा ब्लड आएगा, दैट इज मैटरनल ब्लड। क्लियर है, दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। और ये सारे डायग्राम है वेरियस एबनॉर्मेलिटी रिलेटेड विद प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन, इसके बाद हेडिंग लिखना है आपको, एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा। एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का नॉर्मल इम्प्लांटेशन ना होकर के कैसा होना, एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन। और एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन की वजह से सीवियर ब्लीडिंग हो सकता है आफ्टर बर्थ, डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के बाद सीवियर ब्लीडिंग हो सकता है आफ्टर बर्थ, ये कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हो सकता है। तो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन वो एबनॉर्मल, हमने पढ़ा था कि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन जो है वो कौन से सेगमेंट के अंदर होता है, इम्प्लांटेशन कौन से सेगमेंट के अंदर होता है, अपर यूटेराइन सेगमेंट। अपर यूटेराइन सेगमेंट में नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है, किसके साथ में होता है, डेसिडुआ के साथ में होता है। डेसिडुआ में भी कौन सी पढ़ा था अपन ने, बेसिलिस पढ़ा था। तो डेसिडुआ बेसिलिस इसके साथ में अटैचमेंट होता है, और यही मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा कहलाता है। ये नॉर्मल है। अब यहाँ पर इम्प्लांटेशन नॉर्मल ना होकर के क्या है, एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन है। तो एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन में आपको 3 टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। तो इस एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन के अंदर आप ये 4 डायग्राम देख सकते हैं। इन 4 डायग्राम के अंदर पहला डायग्राम जो है वो नॉर्मल लिखा हुआ है। अब नॉर्मल किस सेंस में है, वो इम्प्लांटेशन जो है वो डेसिडुआ के साथ हो रहा है, ये नॉर्मल है। वैसे देखा जाए तो ये डायग्राम भी नॉर्मल नहीं है, फर्स्ट वाला नॉर्मल लिखा है लेकिन नॉर्मल नहीं है। क्यों नॉर्मल नहीं है,
आंसर बिल्कुल दिख रहा है। इम्प्लांटेशन कौन से सेगमेंट में होता है? अपर सेगमेंट में होता है। यहाँ होना चाहिए था इम्प्लांटेशन। एंटीरियर हो सकता है या पोस्टीरियर इम्प्लांटेशन हो सकता है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन कौन से सेगमेंट के अंदर? नॉर्मल इम्प्लांटेशन कौन से सेगमेंट के अंदर? अपर यूटेराइन सेगमेंट। अपर यूटेराइन सेगमेंट में एंटीरियर इम्प्लांटेशन हो सकता है या फिर कौन सा? पोस्टीरियर इम्प्लांटेशन, आइदर एंटीरियर और पोस्टीरियर। क्वेश्चन आया हुआ है इम्प्लांटेशन कौन सी साइड पर होता है, तो दोनों ही सही है, एंटीरियर भी सही है, पोस्टीरियर भी सही है, दोनों नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन से सेगमेंट में होना चाहिए? अपर सेगमेंट में होना चाहिए। दोनों अलग अलग दे रखे हैं तो प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? पोस्टीरियर। तो दोनों में से एक चूज करना है, तो आंसर क्या आएगा? पोस्टीरियर इम्प्लांटेशन। दिस इज मोर कॉमन एज कंपेयर टू एंटीरियर इम्प्लांटेशन, बट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बोथ आर नॉर्मल। तो इम्प्लांटेशन नॉर्मली अपर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस डायग्राम में इम्प्लांटेशन अपर में नहीं है। किधर है? लोअर। किधर की तरफ है? दिस इज द सर्विक्स। तो इम्प्लांटेशन सर्विक्स की तरफ है। तो वैसे देखा जाए तो ये प्लेसेंटा प्रीविया वाली कंडीशन है। अगर इम्प्लांटेशन साइट को देखा जाए तो ये नॉर्मल नहीं है। साइट के हिसाब से अपर में होना चाहिए था, लेकिन इम्प्लांटेशन किधर की तरफ है? लोअर की तरफ। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? प्लेसेंटा प्रीविया, इम्प्लांटेशन इन लोअर यूटेराइन सेगमेंट। ये आगे अपन एपीएच पढ़ेंगे, उसके अंदर डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिलहाल अपन इसको नॉर्मल लिखा है क्योंकि ये डेसिडुआ के साथ में हो रहा है, इसलिए नॉर्मल लिखा है। तो ये 4 डायग्राम है। फर्स्ट वन नॉर्मल, नॉर्मल मतलब साइट नहीं, नॉर्मल मतलब डेसिडुआ के साथ जुड़ा हुआ है। एक्रीटा, इनक्रीटा और परक्रीटा, ये एबनॉर्मेलिटी है। किससे रिलेटेड? इम्प्लांटेशन से रिलेटेड। एक्रीटा, इनक्रीटा और कौन सा है? परक्रीटा। ये एबनॉर्मेलिटी है। तो पहला जो लिखा है दैट इज प्लेसेंटा एक्रीटा। इसके अंदर प्लेसेंटा जो है, इसका अटैचमेंट जो है वो प्लेसेंटा अप टू मायोमेट्रियम। ये इसकी डेफिनेशन लिखना है। प्लेसेंटा कहाँ तक है? मायोमेट्रियम तक है। नॉर्मली क्या होता है कि प्लेसेंटा का अटैचमेंट डेसिडुआ दैट इज एंडोमेट्रियम तक रहता है। इस एबनॉर्मेलिटी में प्लेसेंटा थोड़ा डीप की तरफ। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर है यूट्रस की। यूट्रस की मिडिल लेयर कौन सी? मायोमेट्रियम। और आउटर लेयर कौन सी होगी? पेरीमेट्रियम। तो अगर ये जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा डेसिडुआ को क्रॉस करके कहाँ तक चला गया? मायोमेट्रियम। याद रखना है अप टू मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के लेवल तक। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? एक्रीटा कहलाएगी। तो प्लेसेंटा रीचेस अप टू मायोमेट्रियम, दिस कंडीशन इज नोन एज प्लेसेंटा एक्रीटा। देखिए इस डायग्राम में डेसिडुआ तक ही है। इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है कि ये जो अटैचमेंट है वो किसके लेवल तक है? डेसिडुआ के लेवल तक है। ओके, इस हिसाब से ये नॉर्मल लिख दिया। यहाँ पर ये डेसिडुआ का लाइनिंग हो गया यूट्रस का, लेकिन अटैचमेंट जो है वो थोड़ा और डीपली आ गया है। कहाँ तक आ गया है? अप टू द लेवल ऑफ मायोमेट्रियम। थोड़ा और डीप की तरफ इम्प्लांटेशन है, अप टू द लेवल ऑफ मायोमेट्रियम। दिस इज नॉन एज प्लेसेंटा एक्रीटा। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी लिखा हुआ है दैट इज इनक्रीटा। इसकी डेफिनेशन लिखना है इनक्रीटा का। इनक्रीटा के अंदर प्लेसेंटा जो है वो कहाँ तक जाएगा? डीप इनटू मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में डीप तक जाएगा, पूरा मायोमेट्रियम को कवर करेगा। दिस कंडीशन इज नॉन एज इनक्रीटा। तो एक्रीटा और इनक्रीटा, इनके डायग्राम में आराम से आप डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ तक तो मायोमेट्रियम तक आ गया, ये मायोमेट्रियम तक आ गया। यहाँ मायोमेट्रियम में भी बिल्कुल क्या चला गया है? डीप तक चला गया है। बाहर की तरफ ये कौन सी है? पेरीमेट्रियम है। दिस इज पेरीमेट्रियम आउटर। तो सेकेंड इनक्रीटा के अंदर पहले में लिखा था अप टू, इनको अंडरलाइन करना है। एक्रीटा में अपन ने क्या लिखा था? अप टू मायोमेट्रियम। जबकि यहाँ पर अप टू को हटा के क्या हो गया? इनटू मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम में पूरा डीप तक आ गया, ये कंडीशन क्या कहलाएगी? इनक्रीटा कहलाएगा। और तीसरा जो है टर्मिनोलॉजी, तो एक्रीटा में अप टू मायोमेट्रियम, इनक्रीटा में डीप इनटू द मायोमेट्रियम, और लास्ट तीसरा आराम से डायग्राम में डिफरेंस आप देख सकते हैं, पर क्रीटा। तो पर क्रीटा के अंदर ये आ जाएगा, पर से याद रखना है अप टू पेरीमेट्रियम। प्लेसेंटा का इन्विजन पूरा डीप में होकर के कहाँ तक आ गया है? ये पेरीमेट्रियम मतलब आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस तक आ गया है। ये आराम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा प्लेसेंटा इन्वेड होकर के ये कहाँ तक आ गया? ये पेरीमेट्रियम है और पेरीमेट्रियम में डीप तक आ गया है। तो परक्रीटा के अंदर
placenta reaches up to the perimetrium, that is the outermost layer of the uterus, यूट्रस की सबसे बाहर वाली लेयर, दैट इज अ पेरीमेट्रियम। तो ये है एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा, जिसकी वजह से डिलीवरी के बाद सीवियर ब्लीडिंग हो सकता है और कुछ क्रिटिकल और रेयर केसेस में हिस्टेरेक्टोमी भी करना पड़ सकता है इन एबनॉर्मेलिटी के अंदर। तो एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा कितनी टर्मिनोलॉजी है, 3, एक्रीटा, इनक्रीटा और परक्रीटा। मायोमेट्रियम तक आना एक्रीटा, मायोमेट्रियम में डीप तक जाना इनक्रीटा, और मायोमेट्रियम क्रॉस करके पेरीमेट्रियम तक आ जाना, दैट इज द परक्रीटा। तो पेरीमेट्रियम तो पी से पी याद रह जाएगा, अप टू पेरीमेट्रियम दैट इज द परक्रीटा। दिस इज द एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन